So today we will going to discuss numerical on OC कर्व। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या करा था, OC कर्व करा था और हमने समझा था कि OC कर्व क्या होता है। बेसिकली एक वो कर्व जिसके अंदर हम वाई एक्सिस पे क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस की लाइन होती है, और जो हमारी एक्स एक्सिस होती है वो क्या होते हैं, हमारे प्रपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव्स। इसके अंदर हमने 3 टर्म पढ़े थे। एक टर्म पढ़ा था AQL, क्या था, एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल, मतलब जब भी इस रीजन के अंदर कोई भी हमारा प्रोडक्ट लाई करेगा तो पूरा का पूरा वो एक्सेप्ट होना चाहिए था, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए थी, 1 होनी चाहिए थी। लेकिन अब हमें पता है कि हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ हल्के से डिफेक्टिव्स या हमारी टॉलरेंस लिमिट से बाहर होते हैं। तो उसमें भी एक टर्म बताई थी मैंने आपको, प्रोड्यूसर रिस्क। अगर हम सैम्पलिंग के दौरान वही हमारे जो डिफेक्टिव्स थे निकल जाएं तो हमारा लॉट क्या हो सकता था, रिजेक्ट। मतलब जो गुड लॉट था वो भी क्या हो सकता था, रिजेक्ट। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी एसोसिएट होती है कि हमारा गुड लॉट भी रिजेक्ट हो रहा है, उसको हम क्या बोल रहे थे, प्रोड्यूसर रिस्क बोल रहे थे। उसके बाद था हमारा एक आरक्यूएल क्या था, रिजेक्टेबल क्वालिटी लेवल, मतलब एक हमारी अपर लिमिट थी। इसके बाद अगर कोई भी लॉट हमारा क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है, तो वो किसके अंदर जा रहा था, कंज्यूमर रिस्क, क्योंकि हमारा बैड लॉट क्या हो रहा था, यहाँ पर एक्सेप्ट हो रहा था। ठीक है, और जो प्रोबेबिलिटीज़ के साथ एसोसिएट होगी वो क्या आ रही थी, हमारी कंज्यूमर रिस्क आ रही थी। ठीक है भाई। और इन दोनों के बीच में एक और टर्म थी, क्या था, इनडिफरेंस क्वालिटी लेवल। मतलब एक हमारा जो क्वालिटी रीजन लाई कर रहा था, कहाँ पर, अपर, मतलब बैड लॉट और गुड लॉट। बैड लॉट कहाँ पर था हमारा, जब लिमिट हमारी कहाँ तक आ रही थी, आरक्यूएल तक, और गुड लॉट कहाँ था, जब तक हमारी लिमिट या प्रपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव्स कहाँ तक आ रहे थे, AQL तक। ठीक है भाई। अब इसके अंदर मैंने आपको दो चीज़ और बताई थी। एक एक्सेप्टेंस नंबर बताया था जिसको हम C से डिनोट करते हैं, और जो हमारा प्रपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव्स है हमारा किससे डिनोट करते हैं, P से। अब जनरली OC कर्व हमने किसके लिए डिस्कस करा है, फॉर एट्रीब्यूट चार्ट्स के लिए डिस्कस करा है। तो हमने एट्रीब्यूट मतलब हमारा सिर्फ हम काउंटिंग करते हैं, मतलब जो हमारे इंटीजर्स वगैरह होते हैं, होल नंबर होते हैं 1 2 3। ठीक है, तो उसके लिए हमने कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी पढ़ी थी। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी, हाइपर ज्योमेट्रिक, जिसके अंदर हमारे क्या होते थे, जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स होते थे वो किस में गिवन होते थे, नंबर्स में गिवन होते थे, कि 1 डिफेक्टिव है, 2 डिफेक्टिव है, 3 डिफेक्टिव है। उसके बाद हमने कौन सी पढ़ी थी, बाइनोमियल पढ़ी थी, और एक पॉइजन्स पढ़ी थी, जो दोनों क्या होती है, सेम होती है। बस बाइनोमियल में क्या होता है, जो हमारे नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स होते हैं बेसिकली वो किसके अंदर, मतलब क्या गिवन होता है उसमें, हमें एक परसेंटेज के टर्म में गिवन होते हैं। सेम हमारा पॉइजन्स में होता है, लेकिन जब हमारा लॉट साइज़ क्या होता है, छोटा होता है, तब हम बाइनोमियल जनरली यूज़ करते हैं। और जब हमारा लॉट साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है, हम क्या यूज़ करते हैं, हम पॉइजन्स थ्योरी यूज़ करते हैं। ठीक है भाई। और हमारा जब हमने पहले भी पढ़ा था ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली डी क्या हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स हैं। तो जो एग्जैक्टली डी मतलब अभी तक जो हम एक्सेप्टेंस नंबर की बात कर रहे थे, C की बात कर रहे थे, कि हमारा जब तक डिफेक्टिव्स हमारे C तक रहेंगे तो जो भी लॉट होएगा हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स के टर्म्स में। मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था पहले, जो फॉर्मूला है हमारा किसके इक्वल है, PD इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई d फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n माइनस d फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई p की पावर d 1 माइनस p की पावर n माइनस d। अब जो यहाँ पर, अब मैं टर्म्स आपको बता देता हूँ क्या क्या है ये फॉर्मूला। ये एग्जैक्ट नंबर के लिए, कि जब हम एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स निकालने हैं, 0 निकालो, 1 निकालो या 2 निकालो। ठीक है भाई। तो उसके लिए क्या था फॉर्मूला हमारा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई d फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n माइनस डी फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई p की पावर d 1 माइनस p की पावर n माइनस डी। अब n है जो यहाँ पर क्या है, वो हमारा सैम्पल साइज़ है। एक लॉट साइज़ हो जाता जो कैपिटल N होता था, उसके बाद हम सैम्पल साइज़ निकालते थे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, एक एक्सेप्टेंस नंबर असाइन करते थे C। ठीक है। और D क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स हैं, D जो है। ठीक है। और P क्या है हमारा, प्रपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव्स, जो कि हमें गिवन होगा कितने हमारे प्रपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव्स हैं। और 1 माइनस P क्या है, कि बेसिकली हमारे जो कन्फर्मिंग है, क्योंकि जो हमारे डिफेक्टिव्स होंगे वो क्या होंगे, नॉन कन्फर्मिंग आइटम्स होगी, और जो कन्फर्मिंग आइटम्स होगी वो किसके इक्वल है, 1 माइनस P के। क्योंकि जो डिफेक्टिव की परसेंटेज, कोई भी एक लॉट है, अब जो लॉट बनता है जो उसकी परसेंटेज आती है टोटली, अगर हम सिंपली बात करें
100% क्या सिंपली उसको 1 बोल सकते हैं। तो अब जो नंबर ऑफ अगर लेटस से हमारे p क्या है, नंबर ऑफ नॉन कन्फर्मिंग, तो कन्फर्मिंग किसके इक्वल होंगे 1 माइनस p के, तो पावर किसके इक्वल हो जाएगी n माइनस डी। ठीक है भाई, और जो p है उसके साथ हमेशा d लेना है, d क्या हमारे नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स। ये तो एग्जैक्टली नंबर था। अब उसके बाद एक और फॉर्मूला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस इज सिंपली द प्रोबेबिलिटी दैट d इज लेस देन और इक्वल टू c। मतलब अब प्रोबेबिलिटी वो निकालनी है एक्सेप्टेंस की जब हमारा नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स, क्योंकि लॉट कब तक एक्सेप्ट हो सकता है, जब तक हम एक्सेप्टेंस नंबर तक ना पहुँचे। तो किसी भी लॉट के अंदर क्या हो सकता है, कोई जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स हो सकते हैं वो 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और अप टू c तक हो सकते हैं। और c क्या है हमारा एक्सेप्टेंस नंबर। ठीक है भाई, तो अब क्या होगा, एग्जैक्टली वाला तो फॉर्मूला पर्टिकुलर ऊपर आ गया। ठीक है भाई, अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, p ब्रैकेट में d लेस देन और इक्वल टू c। तो बेसिकली अभी क्या हो जाएगा, समीशन हो जाएगा। अब d इसके अंदर कंटिन्यूसली चेंज होगा, क्योंकि एक्सेप्ट कहाँ तक कर सकते हैं। लेटर से कोई मैंने एक लॉट लिया जिसका सैम्पल साइज़ कितना है, n है, ठीक है, और उसका एक्सेप्टेंस नंबर मैंने डिसाइड कर दिया कि 1 है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मैं बोल रहा हूँ कि लॉट हमारा कहाँ तक एक्सेप्ट हो सकता है, कब तक एक्सेप्ट हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है। तो कब तक एक्सेप्ट हो सकता है, जब हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स d एक तो 0 होगा या अप टू कहाँ तक होगा, एक्सेप्टेंस नंबर, जो कि यहाँ पर किस केस में के इक्वल है, 1 के। तो अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ये वाला n फैक्टोरियल डिवाइड बाई d फैक्टोरियल n माइनस d फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड p की पावर d 1 माइनस p n माइनस d। तो ये क्या था, बेसिकली एग्जैक्ट नंबर के लिए। अब तो जो d हो जाएगा एक बारी 1 हो जाएगा और एक बारी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जो n रहेगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा। बात समझ में आ गई है। और उसके बाद अप टू c तक क्या होगा, 0 से लेके d वेरी करेगा हमारा 0 से लेके अप टू वैल्यू c तक। तो अब हम इसके अंदर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि अब वो बोल रहा है कि इफ़ ए लॉट फ्रैक्शन डिफेक्टिव p दे रखा है आपको 2%, मतलब p कितना हो गया 0.02, n दे रखा है 89 और c दे रखा है एक्सेप्टेंस नंबर 2, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस अप टू एक्सेप्टेंस नंबर। अगर वो किसी पर्टिकुलर एग्जैक्ट नंबर के लिए बोल देता कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स हमारे किसके इक्वल होने चाहिए, 0 के लिए, तब उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस कितनी होनी चाहिए। जब वो बोल देता कि हमारा क्या होना चाहिए, कि 1 के इक्वल होना चाहिए, कितनी होनी चाहिए, और बोल देता 2, लेकिन अप टू c बोल रहा है, अप टू एक्सेप्टेंस नंबर। तो मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, ये वाला ऊपर वाला, कि अब जो समीशन c d इक्वल टू 0 n फैक्टोरियल d फैक्टोरियल n माइनस डी फैक्टोरियल p की पावर d 1 माइनस p की पावर n माइनस d। तो भाई n हमें पता है, तो सबसे पहले d 0 के लिए निकालेंगे, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, और तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इसलिए मैंने क्या ले रखा है, समीशन का साइन। तो n कितना है 89 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, सबसे पहले d क्या आएगा 0 फैक्टोरियल, और n माइनस डी कितना हो जाएगा फिर 89 फैक्टोरियल, p कितना है 0.02, तो पावर d कितनी है 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 0.02 की पावर 89 माइनस 0, फिर ऐसी सिमिलरली 1 के लिए और सिमिलरली 2 के लिए। तो जब हम टोटल कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस है कितनी आ जाएगी 0.733। अब इसी केस के अंदर ये तो अप टू एक्सेप्टेंस नंबर बोल रहा है, लेकिन बोलता कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस है वो बताओ किसके लिए, एग्जैक्टली 0 डिफेक्टिव के लिए। तो जो पहले वाली टर्म है 0.16 ये 0 फैक्टोरियल के लिए हो 0 डिफेक्टिव के लिए हो जाती। अगर वो बोलता है एग्जैक्टली अप टू 1, एग्जैक्टली जो डिफेक्टिव्स होने चाहिए किसके इक्वल होने चाहिए 1 के लिए, तो एग्जैक्टली 1 के लिए कितनी वैल्यू होती 0.2848, क्योंकि जो बीच वाली टर्म है हम ये किसके लिए निकाल रहे हैं, फॉर एग्जैक्टली 1 नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स, या बोलता है एग्जैक्टली 2 नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स, तो वो तब किसके इक्वल होता 0.26। लेकिन अप टू क्रिटिकल नंबर बोल रहा है, तो हमारे डिफेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। तो दो फॉर्मूले हैं, एक तो एग्जैक्टली नंबर के लिए जो ऊपर वाला है, और अगर अप टू क्रिटिकल नंबर होगा तो समीशन करना पड़ेगा 0 से लेकर अप टू c तक। तो हम ये ऐसे न्यूमेरिकल इसके क्वालिटी इसके ओसी कर्व के सॉल्व